स्वागत है आपका 4 बजे के हेलो मनी 9 लाइव सेशन में। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ, और हमारी कोशिश होती है कि फिनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम आपको जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकें, हमारे एक्सपर्ट आपकी जितनी मदद कर सकें, ताकि आप केवल कमाएं ही नहीं, बचाएं और सही जगह पर निवेश भी करें। वैसे अगर आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में और आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ते निवेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी चिंता रखी, एडवाइजरी भी निकाली कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनियां इसमें इनफ्लो को वॉच करें, मॉडरेट रखें, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें अगर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। इन स्कीम में लिक्विडिटी के स्तर को कैसा रखा गया है, इसे लेकर के कंपनियों को स्ट्रेस टेस्ट भी देने के लिए कहा गया है। साथ ही में इसके बाद हमने देखा म्यूचुअल फंड कंपनियों की संगठन एम्फी ने भी कंपनियों को कहा कि निवेशकों के हितों का आप ख्याल रखिए, और सेबी की एडवाइजरी भी आ चुकी है। तो इन सब के बीच कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने स्मॉल कैप स्कीम्स में निवेश को रेस्ट्रिक्ट करते हुए भी देखा। हमने एक के बाद एक देखा, कोटक म्यूचुअल फंड से ये का लेटर आया, एसबीआई म्यूचुअल फंड ये कर चुकी है, टाटा म्यूचुअल फंड ये कर चुकी है, और निपॉन इंडिया ने भी अपने स्मॉल कैप फंड में निवेश को रेस्ट्रिक्ट किया, लिमिट किया कि एक लिमिट तक ही आप निवेश कर सकते हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट का आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं भी करना है तो क्यों आपको कुछ नहीं करना है, ये भी समझिए। और आज आपको जवाब देने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं इस टॉपिक को समझने में वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आज आपने वक्त निकाला। एक्चुअली मैं कन्फेशन करना चाहूँगी कि इस तरह की जब भी खबरें आती हैं तो हम खुद हेमंत सर के पास फ़ोन करके पूछते हैं, सर इसका मतलब क्या है? तो मुझे लगा कि मैं उनसे पूछकर आपको समझाऊं, सीधा हेमंत सर को लाते हैं इस टॉपिक पर और उनसे ही समझते हैं। थैंक यू हेमंत सर, आज आपने वक्त निकाला। इनफैक्ट अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के एलोकेशन को लेकर के, तो भेजिए अपने सवाल। आपका सवाल सीधा पहुंचेगा हेमंत सर के पास। भेज सकते हैं आप ऐसे हमें क्वेश्चन अपने 9311121874 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कीजिए। साथ ही में यूट्यूब पर आप लाइव सवाल हमारे चैट बॉक्स में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। और जब भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल होता है ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सवाल को थोड़ा डिटेल में लिखें। स्पेशली अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा रहे हैं ना, तो आप जितनी ज़्यादा जानकारी हमें बताएंगे, जैसे कि आप किस गोल के लिए इसे निवेश कर रहे हैं, कब आप ये पैसे निकालना चाहते हैं, कितने लंबे समय तक आप निवेश कर सकेंगे, और अपनी एज अगर आप हमें बता सकें, तो फिर क्या होता है कि हेमंत सर जैसे एक्सपर्ट्स को अच्छे से सवाल समझ में आता है और वो उतने अच्छे से आपको जवाब भी देंगे। वेलकम हेमंत सर। सबसे पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ये क्या चल रहा है, ये सेबी की एडवाइजरी के क्या मायने हैं, कि आप इसमें क्या रीड कर रहे हैं, और रिटेल निवेशकों के लिए आप इसे कैसे पेश करेंगे कि इस खबर से मुझे इस खबर को कितना जानना चाहिए अगर मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ? देखिए, आई थिंक प्रियंका, मैं कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जैसा आपने कहा कि जो एडवाइजरी है उसका मायने क्या है। देखिए, सेबी ने कुछ समय पहले भी ये कंसर्न जाहिर किया था कि उनको लग रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर एक्सुबरेंस है। जिस तरह के इन्फ्लोज आ रहे थे, जिस तरह के इन्फ्लोज एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में आ रहे थे, और जिस तरह के रिटर्न्स इन दोनों कैटेगरी के फंड्स ने पिछले 1 सवा साल में दिए, तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर को ये फील हो रहा था, उन्होंने पहले भी ये जाहिर किया था कि यहाँ पे थोड़ी सी ओवर एक्सुबरेंस है और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आई थिंक पिछले हफ्ते में जब उन्होंने एमफी को लिखा, और उसके बाद फिर एमफी ने म्यूचुअल फंड को सबको, जितने भी ट्रस्टीज हैं म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, उनको कहा कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, जिसमें खाली यही ना देखिए आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना है। यानी अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है पोर्टफोलियो में, तो रीबैलेंस करके आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं। वही ना देखें, तो क्या आप ऐसा भी देखिए कि आप क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को तकलीफ ना हो। उसका पूरा जो पर्पस है प्रियंका, मैं कहूंगा वो ये है कि रेगुलेटर को लगता है कि जिस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के उसके अंदर अपना बिना टाइम होराइजन देखे शॉर्ट टर्म का पैसा वहां पे डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब
क्या होता है कि अगर हम स्पेशली स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो उस सेगमेंट में मार्केट जो जो लिक्विडिटी है थोड़ा सा इशू रहता है, राइट। तो कोई भी आप स्मॉल कैप फंड अगर देखेंगे तो उसमें दो तरह के स्टॉक होंगे, ऐसे जिनमें लिक्विडिटी काफी अच्छी है और दूसरे जिनमें लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो सडनली अगर मान लीजिए फंड के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर आता है तो फिर फंड मैनेजर को, अगर उन्होंने लिक्विडिटी का प्रोविजन ठीक से नहीं किया है, तो फिर कहीं ना कहीं उनको लिक्विड स्टॉक बेचने पड़ेंगे और फिर जो प्रोपोर्शन है इलिक्विड और लिक्विड का वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसका मतलब सिर्फ यही था कि उस ध्यान दिलाया जाए इंडस्ट्री को कि आप थोड़ा ध्यान रखिए कि किस तरीके की लिक्विडिटी आपके पास है, राइट। कैसे आप इनफ्लोज को रोक सकते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले काफी समय से हमने देखा है कि जो कई फंड हाउसेस ने जो लमसम पैसा लेना बंद कर दिया था स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी का ज्यादा इशू मेरे हिसाब से, हालांकि ये दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए है, बट लिक्विडिटी का ज्यादा इशू जो है वो स्मॉल कैप में रहता है। मिड कैप जो है वो 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो वहां पे भी थोड़ा इशू हो सकता है, बट बहुत ज्यादा इशू लिक्विडिटी का नहीं होता। तो कंसर्न सिर्फ यही था कि ध्यान दिलाया जाए इसके ऊपर और ये देखा जाए कि म्यूचुअल फंड की किस तरह की तैयारी है कि अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट आती है और बड़ी गिरावट अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में आती है, तो क्या वो तैयार है उस रिडम्पशन को हैंडल करने के लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा उसमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे निवेशक हैं, उनको कोई नुकसान हो। ओके, सो छोटे निवेशकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर बता रहे थे अभी जैसे हेमंत जी की किस तरह से लोगों ने निवेश किया, तो जो कुछ आंकड़े हम लेकर आए हैं वो देखने लायक हैं। 2023 में अगर मैं मिड कैप से बात करती हूँ, हालांकि सर ने कहा मिड कैप को लेकर उतनी बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए, फिर भी मिड कैप के म्यूचुअल फंड में कुल 22,913 करोड़ का निवेश आया। ये 2023 के आंकड़े हैं। और यही इसके सामने आप देखिए कि स्मॉल कैप में कितना आया है, 41,035 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो स्मॉल कैप की स्कीम्स में आया है। क्योंकि हमने देखा पिछला साल बहुत अच्छा रहा रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप में, और यही वजह है कि लोगों ने खूब जो है झोली भर भर के यहाँ पर निवेश किया है। एकदम झन्नाटेदार रिटर्न जो रहे ना स्मॉल कैप के, वो उन्होंने निवेशकों को अपनी ओर खूब खींचा है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश रहा है उसमें 42% जो है निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप के जरिए आया है। इसमें ऑब्वियसली जो इंडेक्सेस का अच्छा परफॉर्मेंस, ये भी एक बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया है। ऑलराइट, लेकिन एक और जो सेबी ने कहा है वो कहा है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। हेमंत सिंह, ये स्ट्रेस टेस्ट, म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, और ये एज अ रिटेल निवेशक मुझे जानना चाहिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये स्ट्रेस टेस्ट में कंपनियों के क्या देखा जाता है, क्यों मांग रही है सेबी इसे, और 15 मार्च तक इन्हें सबमिट भी करना है इसे? अरे अगेन, जैसा मैंने कहा, उसका पर्पस सिर्फ यही है देखना कि म्यूचुअल फंड की तैयारी कैसी है, कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो बनता है जहां पे बहुत ज्यादा रिडम्पशन आते हैं, राइट, और अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है, तो किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम, एक तो ये कि जो जिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है उनमें लिक्विडिटी का लेवल कैसा है। हालांकि मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंसर्न था कि ओवर एग्जीबिटेंस है, इंडस्ट्री को भी था। तो आई थिंक इंडस्ट्री ने भी अपनी तरफ से स्टेप लिए हैं। जितने भी फंड हाउसेज जिनके पास जिस कैटेगरी के फंड है, मिड और स्मॉल, हालांकि सबके पास ही है, तो ज्यादातर फंड हाउसेज ने, मुझे लगता है, इंटरनली भी इसको देखना शुरू कर दिया था कि भाई हमारे जो पोर्टफोलियो है स्पेशली जो स्मॉल कैप में है, उनमें लिक्विडिटी, जो स्टॉक्स है उनमें लिक्विडिटी का लेवल क्या है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी देखा था कि अगर हमें 5% या 10% पैसा निकालना पड़े तो वो कितना समय हमको लगेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं होगा। तो एक तो स्ट्रेस का एस्पेक्ट होता है कि जो स्टॉक्स आपके पास हैं उनको, उनमें लिक्विडिटी कैसे है, वो देखना जरूरी है। दूसरा ये होता है कि आपके पास तैयारी कैसी है रिडम्पशन की, जैसे मैंने पहले कहा, वो देखने के लिए। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, एक होता है कि आपके पास कैश लेवल कितने हैं, दूसरा ये जो पैसा आ रहा है ज्यादातर, जैसे आपने भी बात की अभी, वो एसआईपी से आता है, राइट। तो जब भी आप एसआईपी का जो पैसा आ रहा है, स्पेशली उन निवेशकों का पैसा जिन्होंने सोच समझ के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में डाला है, लंबे समय के लिए डाला है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, उनका इनफ्लो कंटिन्यू करता रहेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी देता है। हालांकि उसमें ऊपर लेवल ऊपर नीचे जा सकता है लिक्विडिटी का, क्योंकि अगर कुछ एसआईपी बंद होती है तो फर्क पड़ेगा, बट वो भी एक एस्पेक्ट है लिक्विडिटी आने का। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि कैश लेवल कितना है आपके पास। चौथा, जो हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात की, वो ये कि आपने जब रीबैलेंसिंग किया, मतलब कितना पैसा आपके पास मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूं मैं,
उसमें भी आप देखेंगे मिड कैप और लार्ज कैप में एक्सपोजर है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एनालिसिस करूं जितने बड़े बड़े फंड्स हैं, ज्यादातर फंड में 10% से लेके 20% तक ऐसे भी फंड है जहां पे 20% टोटल है लार्ज कैप का और कैश का। तो लार्ज ओके। कैप जैसा हम जानते हैं बहुत ही लिक्विडिटी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कैश भी। तो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है दो एस्पेक्ट देखना है, एक जो स्टॉक आपके पास है उस पर लिक्विडिटी कैसी है, दूसरी आपके जो इनफ्लोज है वो लिक्विडिटी कैसा देते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको लिक्विडेट करना पड़े तो वो पैसा कहां से आए, ठीक राइट। तो है। वो आपके पास लेवल कितना है। तो ये दो तीन एस्पेक्ट हैं जिनको देख के आपको पता चलता है कि स्ट्रेस टेस्ट में वाकई में एक फंड पर्टिकुलर फंड कहां पे खड़ा है। तो कहीं ना अच्छा, कहीं वो आपको एक कंफर्ट देता है कि आप अगर सिचुएशन ऐसी आई तो आप उसको टैकल कर पाए। मतलब एक एक कीपिंग बैलेंस इन चेक, यू नो, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भाई क्या हाल चाल है अंदर से स्कीम का। ये बताइए कि सेबी की इस तरह से एडवाइजरी जारी करना, फिर एम्फी को रेट्रिएट करना, इस बात को ये निवेशकों को थोड़ा नर्वस कर रहा है। आपको लग रहा है इतनी चिंता जो थी जो हो रही है ये वाजिब है ये चिंता, क्योंकि स्मॉल कैप के एकदम झन्नाटेदार रिटर्न, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है, उस वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में निवेश कर रहे थे क्या? देखिए हम सभी का नजरिया किसी भी एस्पेक्ट को देखने का अलग अलग होता है। एक अच्छा रेगुलेटर वही है जो समय रहते थोड़ा कॉशन करे, राइट। होने के ओके। बाद अगर आप कॉशन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। आपको दिख रहा है, आपने नंबर्स की जो बात की, जाहिर सी बात है, मैं उन नंबर्स में कुछ कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, ओके, क्योंकि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बट ये बात भी सच्चाई है कि पिछले 1.5 साल के अंदर एसआईपी के द्वारा जो पैसा आ रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में वो ज्यादा आ रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था कि ओवर एक्सुबरेंस जो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको वक्त रहते ही संभालना जरूरी है। और ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब डर हो सकता है डेफिनेटली जब रेगुलेटर ऐसा कहे और इंडस्ट्री कुछ एक्शन ले उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के दिमाग में थोड़ा डर हो सकता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि आपने वाकई में स्मॉल कैप और मिड कैप में किस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगाया था। अगर आपने इसलिए लगाया था कि क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न चल रहे थे और बिना सोचे समझे आपने उसमें पैसा डाल दिया, तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए चिंता होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने किसी गोल से उसको अलाइन किया है, उनका जो प्रपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर थोड़ी मार्केट में पैनिक होता भी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लोअर लेवल पे जाती है, राइट। तो किसी भी लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पैनिक करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ ये सिचुएशन ये कही जा रही है कि यहाँ पे क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि इस तरह के रिटर्न है, तो और स्पेशली स्मॉल कैप में जैसा मैंने कहा लिक्विडिटी एक इश्यू हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, उतनी तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है मार्केट में बड़ा फॉल आए या स्मॉल कैप या मिड कैप में बड़ा फॉल आए, क्या हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। जैसे सेबी ने एक और चीज कही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ निवेशक पैसे निकाल के ले जाए, बाकी जो निवेशक है उनको लिक्विडिटी का इशू नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये कुछ कंसर्न है ओके। रेगुलेटर के। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर उससे इंडस्ट्री अपनी तैयारी पुख्ता करती है, वो उसके लिए तैयार रहते हैं, तो आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स के हक की भी, जो लगता है उनके फायदे की भी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बता दिया कि भाई अपने आपने गोल के हिसाब से अगर स्मॉल कैप में आपने निवेश किया था तो उसमें कोई भी आपको जो है चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे आप किसी भी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स का कितना हिस्सा या वेटेज आप कहते हैं कि आपको देना चाहिए, और क्या आपको लगता है सेबी की इस एडवाइजरी के बाद लोग स्मॉल कैप से हटकर लॉन्ग मतलब लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, या जाना चाहिए, बदलना चाहिए, स्विच करना चाहिए अभी? नहीं, मेरा ये मानना है जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपने अपनी एसेट एलोकेशन सही रखी है, आपने जो एलोकेशन किया डिफरेंट सेगमेंट में वो सोच समझ के किया है, तो देखिए ये तो हमेशा होगा। अगर हम 2 साल पीछे जाए, राइट, उससे पहले 2 साल करीब करीब मार्केट ब्रेथ बहुत नैरो था, सिर्फ लार्ज कैप ही काम कर रहे थे और सिर्फ कुछ ही जो स्टॉक्स थे उनमें आपको रिटर्न मिल रहा था, राइट। तो वहां पे अगर आप रिटर्न देखिए उस समय पे स्मॉल मिड कैप के रिटर्न अच्छे नहीं थे, राइट। तो ये क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक एवरेज हो जाता है। अभी फोकस क्यों है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इन दोनों सेगमेंट ने दिए हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली। बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है इसलिए वहां पे फोकस है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इशू हो रहा है उसके लिए आपको अपनी एलोकेशन चेंज करने की जरूरत है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो ध्यान रखिए कि आपने एलोकेशन कितना किया, और जैसा आपने पूछा कितना एलोकेशन होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप फंड में इवन एसआईपी से भी इन्वेस्ट करते हो
तो कम से कम 10 साल का आपका समय रहे तभी आप कीजिए कुछ सर्टन परसेंटेज। बट अगर जैसे मान लीजिए 10% भी अगर आपके पास स्मॉल कैप है और 20-25% आपके पास मिड कैप है, मुझे नहीं लगता कोई आपको चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि प्रियंका एक चीज यहाँ पे और बता दूंगी, काफी निवेशकों ने मिड कैप और स्मॉल कैप में 2 साल पहले इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि पूरा फोकस जो है लार्ज कैप पे था। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपना निवेश स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ाया है। तो आई थिंक इसको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को देखने की जरूरत है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ओवर एक्सुबरेंस तो नहीं है। अगर वो नहीं है, मेरा हमेशा ये मानना है कि तीनों सेगमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम तीनों सेगमेंट की बात करते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, तो बेसिकली हम टॉप 500 कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी उसके अंदर आ रही है, राइट? तो आई थिंक और जब फंड मैनेजर के पास पैसा आप देते हैं तो बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनियां ही चुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप हर इन्वेस्टर को इसके बारे में कुछ रीथिंक करने की जरूरत है। अगर आपका एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आप उसके अंदर बने रहिए, और वही एक डिसिप्लिन है हमेशा जो लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी से अच्छा रिटर्न देगा। ओके तो ये बताइए कि चलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये कंपनियां जो ये स्मॉल कैप स्कीम्स लाती हैं, क्या आप वहां पर देखेंगे रिजेक्ट होते हुए, क्या वो लोग अपनी स्कीम में इंटरनली कुछ बदलाव करेंगे क्या? नहीं, देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मिड कैप और स्मॉल की अगर हम बात करें तो सेबी का रूल क्या है, वहां पे 65% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, राइट? जी वहां पे इतना एक्सपोज ये नहीं है कि कितना आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डालना है। जब भी अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है कुछ समय के लिए, तो हमने पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की बात की, राइट? वो पैसा जो है वो लार्ज कैप में जा सकता है कुछ समय के लिए। दूसरा, जो छोटे फंड्स हैं जिनके कॉर्पस बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो तो लमसम लेंगे और आगे भी लेंगे वो, राइट? दूसरी बात, एक और चीज है कि अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर म्यूचुअल फंड में कहीं रिस्ट्रिक्शन भी लगता है, अगर किसी को डालना भी है स्मॉल कैप में, तो वो जाके डायरेक्टली खरीदेंगे, तो मुझे लगता है वो और ज्यादा रिस्की है। फंड हाउस का जो रूट है वो तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेटर है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो मुझे लगता है अगेन, जैसा मैंने पहले कहा कि फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उनको लगता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है कुछ समय के लिए, क्योंकि कोई भी फेज परमानेंट नहीं होता, कोई फेज लंबा नहीं चलता है, कुछ समय जब वैल्यूएशन का इशू है, तो आई एम श्योर वो जो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ अतुल गुप्ता का, लाइव आया है एंड वेरी रेलेवेंट टू हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अतुल पूछ रहे हैं ये कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में है। अतुल कह रहे हैं कि क्या मुझे अभी स्मॉल कैप फंड में पार्शियल प्रॉफिट कम से कम बुक कर लेना चाहिए, दो अभी मेरा कोई भी नियर टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की, पर क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा उनको कॉर्पस नज़र आ रहा है, तो पार्शियली कुछ रिडीम कर लें यूनिट्स, कुछ उन पैसों को निकाल लें। आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी टॉप ऑफ द माइंड है हेमंत सर। नहीं, मेरा तो हमेशा ये मानना है कि अगर आपका टाइम होराइजन डिफाइंड है, लंबा है, कभी कभी टेम्पटेशन हो सकती है कि चलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, बट अगेन बहुत ही मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना। हम बोल रहे हैं कि इसमें सेबी ने जैसे टर्म यूज किया, फ्रॉथ है, ओवर एक्सुबरेंस है, हो सकता है करेक्शन आए। करेक्शन तो एक वॉलेटिलिटी तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, वो कभी भी आता है। प्रॉब्लम क्या होता है, री एंट्री। आपने अगर मान लीजिए बोला कि मेरे 10 से 12% अगर मेरा स्मॉल कैप में है, आपने निकाला, फिर इशू ये होता है कि आप री एंट्री कब करेंगे, क्योंकि री एंट्री के टाइम क्या होता है, अगर आपको मार्केट गिरा भी तो आपको लगेगा और गिरेगा नीचे, और फिर मार्केट सडनली यू टर्न लेगा, वो ऊपर जाएगा, तो हमेशा वो फिर से एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर आपका इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा उन्होंने कहा, कोई भी गोल नियर टर्म नहीं है। हाँ, अगर आपको ये पैसा 1-2 साल के बाद चाहिए किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, आपका टाइम होराइजन कंप्लीट हो रहा है, तो फिर इट मेक सेंस कि आप फेज मैनर में वहां से निकालना शुरू करें। बट अगर आपका 8-10 साल या और उससे भी ज्यादा लंबा नजरिया अभी भी बचा हुआ है, तो फिर मुझे लगता नहीं, और आपका जो एलोकेशन है वो सही प्रोपोर्शन में है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो मुझे लगता नहीं कि उसको टाइम करने की जरूरत है। ओके तो जैसा कि अतुल आप कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं निकालिए, अनलेस कि 2 साल बाद आप जिस गोल के लिए सेव कर रहे हैं तब ज़रूरत हो, तब आपको सोचना चाहिए, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं निकालिएगा।